ओके, तो सबसे पहले आज पूरा का पूरा रिकैप करेंगे। एंड उसके अलावा कल हम लोग ने सेशन लिया था, उसके अंदर फंक्शंस और ब्रेक वगैरह सीखा था, जो कि रिकॉर्ड हुआ नहीं है। और थैंक्स टू मी रिकॉर्ड करना ही भूल गया मैं। तो हम लोग पूरा रिकैप कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। स्टार्टिंग में हम लोग जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो स्किप करेंगे। क्यों करके? वो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, देख लो भाई। सिर्फ दो एप्लीकेशन करने हैं डाउनलोड, MinGW एंड VS कोड। बेसिक सा है, वो सबको आता है। तो हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बेसिक सिंटैक्स से। सो ये एक बेसिक सिंटैक्स है फॉर सी। हमें सबसे पहले एक हेडर फाइल आती है, उसको इंक्लूड करना होता है। हेडर फाइल्स एक तरीके से हमारी सी प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक फाइल होती है, जो हमें प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करती है। इससे ज़्यादा डीप में मत जाओ, क्यों करके हेडर फाइल्स को डीप में पढ़ने जाओगे कैसे क्या होता है तो सत्यानाश हो जाएगा। सिर्फ इतना समझ लो कि कुछ बेसिक फाइल होती है जो सी को चाहिए होती है। हमें कंपाइलर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो फाइल चाहिए रहती है, वो होती है हेडर फाइल्स। फिलहाल के लिए हम लोग ने stdio नाम की एक फाइल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है एक स्टैंडर्ड कुछ इनपुट आउटपुट फाइल्स होती है, जिससे हम लोग प्रिंट वगैरह चीज़ें करते हैं। तो उसका जो बेसिक कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर। सो ये है हेडर फाइल। इसके बाद हम लोग मेन लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। फंक्शंस बेसिकली कुछ होते हैं, जैसे कि अभी लेट सपोज आपके पास टीवी का रिमोट है। तो टीवी का रिमोट के अंदर हमारे पास अलग अलग बटन्स होते हैं, तो हर एक बटन अलग अलग टास्क करता है। तो वो जो टास्क कर रहा है हर एक बटन, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। एक तरीके से बोल लो कि हर एक बटन का अपना खुद का एक फंक्शन है। एक बटन होगा वॉल्यूम अप करने का, एक बटन होगा वॉल्यूम डाउन करने का। तो इस तरीके से फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन बोलते हैं ना, सबसे पहले जो सी फाइल में एग्जीक्यूट होता है आफ्टर हेडर फाइल्स, वो होता है मेन फंक्शन। तो मेन लाइक इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो सिंपली ये जो सिंटेक्स है कॉपी पेस्ट कर लो, क्यों करके इसको समझना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो समझने वाली चीज़ है वो आती है अभी। उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक तरीके से समझ लो मेरे पास एक बॉक्स है, लाइक 10 बॉक्स है, मैं 10 बॉक्स के अंदर अलग अलग चीज़ें रख रहा हूँ। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को स्टोर करते हैं। चीज़ों को स्टोर करते हैं कोडिंग में मतलब होता है कि मेरे को अगर कोई डेटा स्टोर करना है, नंबर स्टोर करना है, किसी का नाम स्टोर करना है, ऐसा कुछ चीज़ें स्टोर करनी है, तो उसको मैं स्टोर करता है वेरिएबल में। वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जिसने नोट्स नहीं बना है प्लीज़ बना लो, क्यों करके ये जो कॉन्सेप्ट है ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे सब में सेम होता है। सिंटेक्स अलग होता है आई नो, बट सब में सेम होता है कॉन्सेप्ट। सो वेरिएबल हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल में हमारे पास लेट सपोज हमारा रैम सबको पता होता है क्या होता है। तो ये समझ लो ये हमारे रैम का डेटा होता है। इसका इस तरीके से हमारे रैम में डेटा स्टोर होता है। अभी ये जो है ये इंडिविजुअली हमारे पास लाइक बोलते हैं एक स्पेस है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। अभी हर एक यूनिट का एक कोई ना कोई साइज होगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो रैम होती है 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम। तो उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, तो डेटा स्टोर होता है बाइट्स के अंदर। तो हर एक बाइट का एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल उसको डीप में नहीं जाएंगे। अगर मैं समझ लो मैं अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता, वेरिएबल का चलो नाम ले लेते हैं ए। तो मैंने नाम ले लिया ए, इसको मैं हटाता। तो मैंने एक नाम का वेरिएबल बनाया ए। ये है अभी खाली है, ऑफकोर्स खाली है, इसके अंदर मैंने कोई डेटा स्टोर कर दिया। लेट सपोज मैंने मेरा बर्थडे स्टोर कर दिया 05। तो 05 जो है ये जो नंबर है ये स्टोर हो गया ए के अंदर। मेमोरी के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन। यानी कि जैसे कि आप जैसे कि अगर एक सिटी ले लो, आपका घर है उस सिटी के अंदर, तो उसका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा। तो वो एड्रेस हमारे मेमोरी के अंदर भी होता है। मेमोरी है ही क्या, उसके अंदर लाइक एक चिप है, उसके अंदर अलग अलग स्लॉट्स बने हुए जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, एक्चुअली स्लॉट्स नहीं बने रहते, उसके अंदर हम लोग बाइनरी से डेटा लाइक इनपुट करवाते हैं। बट एक समझ लो एक जगह बनी रहती है जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और हर एक जगह का एक एड्रेस होता है। अभी लेट सपोज ये जो है ए है, इसका 5 है, अभी यहाँ पे एक उसका एड्रेस होगा लेट सपोज 200। तो हमारे पास एक 200 नाम का एड्रेस है जिसका नाम हम लोग ने दे दिया ए, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी है 5। तो इस तरीके से हमारा डेटा होता है, इस तरीके से हम लोग स्टोर होता है।
कॉन्सेप्ट सब जगह, जितने भी जगह पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे सब जगह कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा, सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, तो इतना ही फर्क होता है। और एक चीज, हर अभी यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट और एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कि अभी जैसे कि यहाँ पे ये जो है 5 वो एक नंबर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर बोल सकते हैं। अगर ये जो नंबर है अगर डेसिमल्स में अंदर है जैसे कि 5.1, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोट। एंड सिमिलरली अगर मेरे पास कोई कैरेक्टर है, लेट सपोज मैंने ए लिख दिया, ए, तो ये कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर वाला डेटा टाइप हो गया। इसमें और भी आते हैं, स्ट्रिंग वगैरह होते हैं जो हम लोग ने अभी तक कवर नहीं किया, बट इसके अलावा भी आते हैं जो हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो कैरेक्टर आ गया और इंटीजर आ गया और फ्लोट, ये 3 बेसिक आती है। उसके अलावा डबल भी आता है, डबल बोल सकते हैं फ्लोट का बड़ा भाई, फ्लोट का बड़ा भाई होता है डबल। सो ये है सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे और भी जो होते हैं प्रोग्रामिंग में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा जो डेटा टाइप्स का होता है, लेकिन मोस्टली ऊपर ऊपर से इतना ही होता है। एंड हाँ, इससे आपको पता चल गया होगा कि कमेंट्स कैसे लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग में, डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट्स। एंड अगर मेरे को ये चीज़ मल्टी लाइन में करना होता तो मैं सबसे पहले डालता स्टार स्लैश, एंड ये ऑटोमेटिकली VS कोड ने इम्प्रूवमेंट होती रहती है, तो ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर दिया। तो ये आता है मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज मल्टी लाइन। तो यहाँ पे मैं जितनी भी लाइन डालूँ ये कमेंट हो। अभी कमेंट होता क्या है, लोग पूछेंगे। कमेंट एक तरीके से समझ लो दूसरे डेवलपर्स के लिए लिखा जाता है कि मेरा कोड में एग्जैक्टली क्या, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एंड कमेंट्स लाइक जनरली हम लोग जो कमेंट्स लिखते हैं वो दूसरे डेवलपर्स के लिए ही होता है, एंड खुद के लिए भी बेनिफिट होता है। आप 10 साल बाद आके कोड देख रहे हो कि यार मैंने 10 साल पहले क्या कोड लिखा था, मेरे को याद करना है, तो कुछ याद तो होगा नहीं ऑफकोर्स। तो वो सिंटेक्स देख के, जो कमेंट देख के पढ़ के आपको समझ में आएगा, तो उससे आपको आइडिया लग सकता है कि ठीक है मैंने इस टाइम पे ये चीज़ किया था। तो कमेंट्स इसके लिए भी काम आते हैं। तो इधर कोई डाउट है वेरिएबल में, कॉन्सेप्ट में? ओके नो सर, नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं हाँ ओके। नहीं सो अभी नहीं वेरिएबल, नहीं हाँ वेरिएबल अभी हम लोग डिक्लेयर करना सीखते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर अलग अलग डेटा टाइप्स के हिसाब से होता है। अगर मेरे को नंबर स्टोर करना है, इंटीजर स्टोर करना है, हम लोग इंटीजर नंबर को हमेशा इंटीजर ही बोलेंगे यहाँ पे। इंटीजर स्टोर करना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इंट INT, इंटीजर के लिए हम लोग का शॉर्ट फॉर्म है इंट। एंड इंट के बाद मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ, मैं इंट A ले सकता हूँ, मेरे को अगर नंबर लिखना तो इंट नंबर लिख सकता हूँ। एंड इक्वल टू साइन डालूंगा एंड यहाँ पे वो नंबर को लिख दूंगा, जैसे कि 10 है तो 10। एंड हर एक लाइन के बाद हम लोग एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे जो कि है सेमीकोलन। ये जो सेमीकोलन है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जैसा कि यहाँ पे हम लोग लास्ट लाइन में देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, यानी कि हमारी ये लाइन खत्म हो गई। एंड इनफैक्ट अगर मैं इसको फिलहाल हटा देता एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, अगर मैं ये चीज़ ऐसे भी लिखूंगा तो भी कोई एरर नहीं आ रहा है। एरर अगर अगर आ रहा होगा तो ये जो लाइन है वो रेड रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे जब भी हम लोग लिखते हैं अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल दिया है तो हमारा कोड जो है या फिर कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हमारी यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है एंड इसके आगे वाला कोड नेक्स्ट लाइन है। तो ये होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, हर एक लाइन के बाद डालना जरूरी है। एंड एक केस में नहीं जाएगा जो कि है हम लोग अगर पैरेंथेसिस डालते हैं तो। पैरेंथेसिस ब्रेसिस होते हैं, सर्कल ब्रेसिस हो गए, ये वाला जो है ये सर्कल पैरेंथेसिस बोलते हैं, लाइक पैरेंथेसिस ही बोलते हैं सबके लिए। एंड ये जो है कर्ली ब्रेसिस इसको भी हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डालते बिकॉज वो अपने आप में ही एक टर्मिनेटर है, ये साफ साफ बता रहे कि यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगेगा। अभी ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल आई होप समझ में आया होगा इंटीजर का हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अभी एक फंक्शन होता है जो बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्राम में हम लोग के ये वाले फाइल्स में बना हुआ रहता है। अगर मेरे को कोई चीज़ प्रिंट करवानी है टर्मिनल के ऊपर तो उसको मैं प्रिंट कैसे करवाऊंगा, तो यहाँ पे एक हमारे पास आता है प्रिंट एफ करके फंक्शन। प्रिंट एफ की स्पेलिंग देख लो, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया एंड इसके बाद पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालना मत भूलना। एंड इसके कोटेशन में मैं कुछ भी लिख सकता, अगर मेरे को प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड तो मैं ये भी प्रिंट करवा सकता। एंड इसमें अभी हम लोग इसको टर्मिनल ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हमारा अगर कोड को एग्जीक्यूट करना है तो MinGW और ये इंस्टॉल अच्छे से किया होगा विथ वेरिएबल, जो एनवायरमेंट वेरिएबल सेटअप किया होगा। तो यहाँ पे अगर GCC टाइप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आएगी।
अगर ये नहीं आ रही यानी कि तुम्हारा जो मिंजी डब्ल्यू है वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ है, या तो आपने एनवायरमेंट वेरिएबल में किया होगा। तो वो जो भी आउटपुट आ रहेगा वो गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। सो ये चीज़ थी। एंड एक और एक चीज़, सेव करना मत भूलना फाइल को। ये जो है, अगर मैं कोई यहाँ पे मैंने फिलहाल तो ऑटो सेव डाल के रखा है, लेकिन अगर मैं ऑटो सेव ऑफ कर दूँ और यहाँ पे मैं कुछ करता, तो अगर सेव नहीं है फाइल, ये पता करना है, तो यहाँ पे ये देख लो, ये व्हाइट कलर का डॉट आ रहा है, एंड यहाँ पे ऊपर भी व्हाइट कलर का डॉट आ रहा है, यानी कि फाइल सेव नहीं है। और जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो वो चला जाएगा। एंड चाहिए तो यार ये ऑटो सेव ऑन कर देना, मैं जनरली ऑन रखता। अभी हम लोग टर्मिनल पे आ जाते हैं। ये जो है ये टर्मिनल है, यहाँ पे देख रहे हो टर्मिनल है। एंड टर्मिनल को ओपन करने का वी एस कोड के अंदर शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक्स। सो यहाँ पे कोड आएगा पहले जी सी सी, ये हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग का सी को कंपाइल करना है। एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे वो फाइल का नाम। अभी फाइल का स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे यही फोल्डर में, इसको मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देता एंड इसको भी हटा देते हैं। तो ये हमारा फाइल है, इधर पे ही हम लोग को टर्मिनल रन करना है। तो जी सी सी एंड फाइल का नाम, तो मैंने यहाँ पे हेलो डॉट सी है, तो हेलो डॉट सी एंटर मारते ही अगर कुछ एरर नहीं आता यानी कि आपकी जो फाइल है वो कंपाइल हो गई है। एंड यहाँ पे एक नई फाइल आई होगी ए डॉट ई एक्स सी। अगर ए लाइक कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है जैसे कि उबंटू वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ए डॉट आउट करके फाइल बनी होगी। तो अभी उस फाइल को हमें सिर्फ रन करना है। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ डालूंगा ए डॉट ई एक्स ई एंड रन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ने हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो हेलो वर्ल्ड ऐसे का ऐसा प्रिंट हो गया। अभी व्हाट इफ मेरे को अगर ये 10 प्रिंट करवाना है, तो मैं 10 भी प्रिंट करवा सकता हूँ। लाइक पहले तो अगर मेरे को डायरेक्टली 10 प्रिंट करना, मैं ऐसे भी कर सकता, लेकिन ये गलत वे होगा क्योंकि ये एक नंबर है। एंड याद रखना डबल कोट्स के अंदर मैं कोई लिख रहा हूँ तो वो टेक्स्ट है या फिर बोल सकते हैं स्ट्रिंग है। तो हमारा अगर मेरे को ये वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करना है, लेट सपोज मैं अगर कोई भी नंबर चेंज करूँ तो यहाँ पे भी चेंज हो जाए। वेरिएबल का एक और एक काम होता है कि हमारे को कोड का रिपीटेशन को कम करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रिंट, मैं फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, जो फ़िलहाल के लिए इग्नोर करना, मैं क्या लिख रहा उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल के लिए इग्नोर करो। लेट सपोज मैंने ये चीज़ किया है, मेरे को ये जो लाइन है 10 बार लिखनी है, मैं 10 बार लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं जी सी सी हेलो वर्ल्ड डॉट सी एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता, तो मेरे पास ये 10 बार प्रिंट तो हो गया। ये देख रहे हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट हो गया। फिलहाल फॉर्मेटिंग पे नहीं जाते, लेकिन प्रिंट तो हो गया। एंड मैंने इस तरीके से कर तो दिया, लेकिन मेरे को फिर पता चला यार 10 नहीं था, जो वैल्यू था वो था 5। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अगर वेरिएबल यूज़ करा तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे 5 चेंज करना होगा, बाकी सब जगह ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे अगर करूँ एंड ए करूँ तो ये देखो 5 हो गया। तो एक ये भी वेरिएबल का यूज़ होता है हमारे पास। तो अभी यहाँ पे मैंने ये क्या किया, ये हम लोग पहले पढ़ लेते समझ लेते। तो सबसे पहले हम लोगों का डेटा टाइप देख लो, इंटीजर है, इंटीजर डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे %d। %d हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। अगर कभी पूछा गया कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे करता क्या है ना कि हम लोग को वेरिएबल यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे हमारा जहाँ पे कोटेशन है वो खत्म होता है, उसके बाद कॉमा डाला एंड वो वेरिएबल का नाम डाल दिया। अभी हमें देखना है सबसे पहले ये वेरिएबल के अंदर कौन सा टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। अगर इंटीजर स्टोर हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे %d लिखेंगे या %i लिखेंगे। %d जनरली यूज़ करते हैं हम लोग, %i भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग %d यूज़ करेंगे या आई, जो भी करना है। एंड यहाँ पे कॉमा डाल के वो वेरिएबल का नाम अगर इंटीजर है तो। बट अगर लेट सपोज इंटीजर नहीं है हमारे पास है कैरेक्टर है। एंड यहाँ पे कैरेक्टर डाल देते हैं, कैरेक्टर सिंगल कोट्स में आएगा, तो मैंने कैरेक्टर डाल दिया ए। एंड अगर कैरेक्टर है तो मैं सी लिख दूंगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग का सेम ही चीज़ है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम ही यहाँ पे करना है। अभी इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ये ए आ गया। एंड मैं अगर इसको कोई कोई भी चेंज करता एक्स, और एक चीज़ यहाँ पे एक सिंगल ही कैरेक्टर आएगा, तो ये भी चीज़ याद रखना एक्स। तो इस तरीके से हमारे कैरेक्टर आ गया। लेकिन अगर मेरे को लेट सपोज चलो कैरेक्टर भी नहीं है हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास जो डेटा है वो है डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल के अंदर है तो सबसे पहले तो यहाँ पे फ्लोट हो जाएगा, क्योंकि अगर डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर करना है तो हम लोग को
उसके टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा। तो फ्लोट जो है वो डेसिमल को स्टोर करता है, तो मैं इधर 1.0 डाल देता, लेट्स सपोज 1.6 डाल देते हो। तो यहाँ पे ये फ्लोट टाइप आ गया। एंड जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा एफ, एफ फॉर फ्लोट, डी फॉर इंटीजर एंड सी फॉर कैरेक्टर। तो हम लोग इस तरीके से तीन हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम भी अभी तक हम लोग ने सीखे। एंड इसको मैं रन कर दूँ तो ये देख रहे हो इस तरीके से आ गया। अभी यहाँ पे हमारे पास इसके बाद वाले जो नंबर है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल हम लोग नहीं सीखेंगे क्योंकि बुक में भी नहीं दिया हुआ है पहली बात। एंड वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, इसमें थोड़ा सा हम लोग को चीज़ें डालनी होगी, बस इतना ही फ़र्क है। सो हम लोग का डेसिमल के लिए इस तरीके से हमारे पास और भी आते हैं। तो सिंपली गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर सी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर सी लिखोगे तो अलग अलग वेरिएबल का डेटा टाइप भी आएगा हमारे पास। मैं यहाँ पे जाता इमेज के अंदर एंड यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आ गया। सो यहाँ पे ये रहा। मैं काम करता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये रहा। इसको हम लोग न्यू पेज पे ओपन कर लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो देखो इंटीजर के लिए %d और i, फ्लोट के लिए %g और f ही यूज़ करना क्योंकि मोस्टली f ही यूज़ किया जाता है। फिर कैरेक्टर के लिए %e क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, क्या ये गलत है, गलत है। इसमें इसमें कहीं पे है क्या, ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाते हैं। ये रहा %c फॉर कैरेक्टर, %d फॉर साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर पर जाना ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटीजर के लिए समझ लो। एंड इसके अलावा और भी है, ये देख लो क्या क्या है इसमें। हम लोग को इसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि हमारे पास और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जितने हम लोग ने अब तक पढ़े 3, उसके अलावा भी होते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये देख रहे हो ये 1.6000 इस तरीके से आ रहा है। अगर मेरा हमारा जो वैल्यू है वो लाइक बहुत ही बड़ा जाता है, लाइक सपोज इतना इतना बड़ा है हमारे पास नंबर, एंड इसके आगे भी थोड़ा सा डाल देते हैं एक्स्ट्रा। तो अगर अभी मैं इसको प्रिंट करने चाहूँ तो ये देख रहे हो इसके आगे वाले जो नंबर है उसने स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि एक लिमिट है हमारे पास, हर एक डेटा टाइप्स के अंदर एक लिमिट है। अभी वो लिमिट आई कैसे बोलोगे, तो इसको भी मैं बता देता। फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं। तो हमारे जो मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये इस तरीके से डेटा स्टोर होता है। तो हर एक डेटा टाइप के लिए एक कुछ बाइट स्टोर हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया, फिलहाल के लिए इसको कमेंट करते हैं। एंड मैंने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया, मैंने उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो अभी इसने क्या किया कि हमारे मेमोरी के अंदर जाके कुछ बाइट्स डेटा स्टोर कर लिया। तो हर एक डेटा टाइप कुछ ना कुछ बाइट स्टोर करता है। जैसे कि अभी ये फ्लोट हम लोग ने लिया है, तो फ्लोट जो है ना वो यहाँ पे 4 बाइट का स्पेस बना देगा। अभी इसको मैं यहाँ पे जाते हैं एंड हमारा फ्लोट नंबर है, नंबर एंड यहाँ पे ओके। सो ये नंबर है, इसका एक एड्रेस वैल्यू भी ले लेते हैं हम लोग। तो ये उसका एड्रेस है एंड नंबर नाम का वेरिएबल है। तो इसने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया एंड यहाँ पे उसने ये कर दिया। यहाँ पे कोई वैल्यू अभी तक है नहीं, हम लोग ने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। तो जब भी हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे आके वो प्लेस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ नंबर इक्वल्स टू 10, अभी हम लोग ने फिलहाल इंटीजर लिया है नो, बट ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैंने इसको डिक्लेयर किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें वर्क करती है। एंड अभी हर एक डेटा टाइप के लिए हमारे पास एक कुछ स्पेसिफिक बाइट्स ऑफ डेटा बनता है। तो नंबर जो फ्लोट वैल्यू है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 4 बाइट का स्पेस बना लेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 बाइट का डेटा स्टोर कर देगा। तो वो क्या बोलेगा कि 4 बाइट की जगह स्टोर कर लो, मतलब रिजर्व कर लो। तो यहाँ पे 4 बाइट में कोई डेटा स्टोर होगा नहीं अगर मैंने इस तरीके से नहीं किया हुआ है। तो उसने इतनी जगह स्टोर छोड़ दी। इनफैक्ट इसके बाद में अगर इंट ए डिक्लेयर करता तो क्या होगा, तो हमारा ये जो 2000 था तो ये तो ठीक है। इसके बाद मैंने सेकंड वाला बनाया वो है ए, इसको इस साइड लाते हैं एंड इसको यहाँ पे से स्पेस डाल देते हैं। तो ए का बन गया। तो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या था, 200 था। तो जो सेकंड वाले का जो एड्रेस बनेगा वो 4 बाइट छोड़ के बनेगा। तो वो जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा 204। तो इस तरीके से हमारे
रैम के अंदर या फिर बोल सकते हैं मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होगा। इसमें कोई डाउट है? नो। ओके, तो हमारा जो इंटीजर है और फ्लोट है वो 4 बाइट का डेटा लेता है। बट ये जो है ये सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो इंटीजर ए है, इंटीजर जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 2 बाइट लेती है, एंड ऊपर अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चर के ऊपर से हम लोग का 4 बाइट लेती है। अभी अगर मेरे को पता करना है कि यार कौन सा डेटा टाइप कौन कितना बाइट लेता है, मेरे आर्किटेक्चर में मेरे को तो पता नहीं होगा ना ऑफकोर्स कि भाई कितना बाइट ले रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रिंट एफ करवा दूंगा, दिस टेक्स डैश बाइट। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा ना, मैं इंटीजर को भी फिलहाल हटा देता, मीन्स वेरिएबल को, एंड इसको मैं हटा देता। तो यहाँ पे होगा क्या ना कि मैं फिलहाल के लिए ये जो डी है, डी के अंदर यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंपली चीज़ तो यही हो रही है हमारे पास, हम लोग ने इंटीजर लिया तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आकर शो हो जाती है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर में, फ्लोट वैल्यू होती है तो फ्लोट। अगर मेरे को चेक करना है कि कौन सा डेटा टाइप कितना वैल्यू लेता है, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ। साइज ऑफ डाला एंड यहाँ पे ब्रेसेस में डाल देता जो भी डेटा टाइप है। जैसे कि अगर इंटीजर है तो INT। तो अगर मैं इसको अभी सर्च इसमें रन करूँ एंड इसको एंटर करके, तो ये देख रहे हो दिस टेक्स 4 बाइट, यानी कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट ले रहा है। एंड सिमिलरली अगर मेरे पास एक डबल नाम का भी होता है डेटा टाइप, तो अगर डबल का देखा जाए तो मैं इसको प्रिंट करता एंड ये देख रहे हो ये 8 बाइट ले रहा है। ऑफकोर्स ये आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर भी डिपेंड करता है। अब ये आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि हमारे कुछ वर्जन्स होते हैं जो 32 बिट होते हैं, कुछ होते हैं जो 64 बिट होते हैं, तो वो होता है आर्किटेक्चर। तो अगर हम लोग कैर का देखे जाए, कैर, तो कैर का जो डेटा टाइप डेटा साइज जो है वो है हमारे पास 1 बाइट। देख लो 1 बाइट। तो इस तरीके से होगा। अगर वो 4 बिट ले रहा है तो 4 की स्पेस ले लेगा, अगर 200 है तो वो 204 आ जाएगा, अगर वो 1 ले रहा है तो वो एक एक ही चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी में भी डेटा स्टोर होगा। अभी हम लोग को वेरिएबल का इतना तो चीज़ समझ में आ गया। अभी हम लोग ने जो वेरिएबल का नाम सिलेक्ट किया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर लिया हुआ था। अभी ये जो नाम है ये लिखने के कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला जो कंडीशन है जो कि है हम लोग कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स है जो सी ने लिख के दिए कि हमें ये तो यूज़ करना ही नहीं है। तो वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। कीवर्ड्स वी कांट यूज इन सी। तो यहाँ पे मैं जाता एंड इसमें जाता हूँ, ये देख लो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है जो भी इन्होंने लिया हुआ है, ये C++ है, सॉरी सी कहाँ कहाँ पे होगा, ओके यहाँ पे नहीं है हमारे को, इसमें आई गेस इसमें हो जा भाई लोड। कीवर्ड 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 कीवर्ड, कंट्रोल F, कीवर्ड। ये रहा। तो 32 कीवर्ड्स है जो हम लोग वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंट यूज़ करूँ, इंट यूज़ करूँ, तो ये एरर दे देगा, बोलेगा कि तुमने तो ये कीवर्ड यूज़ कर लिया, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ रिजर्व कीवर्ड है जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बाकी सब यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लस मैं इसका जो स्टार्टिंग जो है वो नंबर नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्टार्टिंग जो है वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए या अंडरस्कोर हो सकता है, अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही अलाउड है। स्टार्टिंग अगर करना है तो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, बीच में मैं अगर चाहूँ तो मैं नंबर यूज़ कर सकता। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि मैं नंबर यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन स्टार्टिंग होगा अंडरस्कोर या तो अल्फ़ाबेट से, ये चीज़ याद रखना। एंड नंबर में बीच में यूज़ कर सकता, स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकता। सो इस तरीके से हमारे वेरिएबल के नाम डिक्लेयर होते हैं एंड इसके कुछ रूल्स हैं। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे स्पेस भी नहीं डाल सकते हैं, अगर मैं स्पेस डालूंगा तो ये एरर दे देगा कि भाई तुमने गलत किया हुआ है। एंड कोई मैं कैरेक्टर भी नहीं डाल सकता, अगर मैं @ डाल दूंगा तो बोलेगा भाई तुम सिंबल कैसे यूज़ कर सकते हो, सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकता। सिर्फ अंडरस्कोर एंड अल्फ़ाबेट एंड नंबर,
नंबर हम लोग स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इतना याद रख लो। सो इसमें कुछ, केस सेंसिटिव। हाँ यस, सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यानी कि लेट सपोज अभी मैंने यहाँ पे इंट ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं अगर इंट ऐसा लिख दूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्यों करके इस तरीके की कोई चीज़ होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती सी के अंदर। तो सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर कोई चीज़ मैंने स्मॉल में लिखी है तो तुम्हें स्मॉल में ही लिखना है। अगर मैं ये स्ट्रिंग में देखो, स्ट्रिंग में क्या होता है ना, ये जो कोट्स में है, कोट्स में जो होता है वो आप समझ लो वो टेक्स्ट है, तो वो जैसा आपने लिखा है वैसा ही यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिस टेक्स 1 बाइट लिखा है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, तो वो इसी तरीके से लगेगा। लेकिन ये परसेंट डी जो है ये स्मॉल में ही आएगा। अगर मैं इसको परसेंट डी इस तरीके से कर दूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको ये एरर नहीं दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअली वर्क भी नहीं करेगा। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। वेरिएबल आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अभी जैसा कि तुमने देखा कि मैं इसको इस तरीके से कर रहा था, इस तरीके से, तो मैं एस को वापस ऐसे कर सकता है ना। इनफैक्ट अगर मैं एस को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका तो मैं इसको इस तरीके से उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकता। तो अगर मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, जैसे कि मेरे पास कोई है, जैसे कि मेरे पास समझ लो मैं फ्लोट बनाता, फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14, ये हमारी पाई की वैल्यू होती है। मेरे को चाहिए कि ये जो है मैं इसको आगे जाके कभी चेंज ना करूँ। मैं इनकेस अगर गलती से कर भी दूँ तो वो एरर दे दे कि भाई मैं इस तरीके से ना कर पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, जो भी हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट, जो भी लिखा हुआ है उसके पहले मैं डाल दूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने कॉन्स्ट डाला तो वो बोल रहा है भाई तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। एंड अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो आप बोलोगे इस तरीके से तो वर्क करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू असाइन भी यहीं पे करनी होगी। अगर नहीं करोगे तो वो एरर देगा। यहाँ पे देख लो रेड लाइन आ रही है, तो वो इसी वजह से आ रही है। तो कॉन्स्ट के अंदर मैंने कोई वैल्यू डिफाइन कर दी, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एंड इसको मैं यहाँ पे फिर यूज़ भी कर सकता हूँ। अब ये फ्लोट है तो मैं इस पे जाता एंड यहाँ पे मैं पी आई लिख देता एंड जी सी सी हेलो डॉट सी। देख लो 3.1400। अभी ये हो गया। एंड इसका एक तरीका है, अगर मेरे को कॉन्स्ट डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा हेडर में एंड हैश लिखूंगा डिफाइन। एंड यहाँ पे जो भी मेरे को लिखना है, जैसे कि पाई लिखना है तो पाई कैपिटल के अंदर, इनफैक्ट मैं स्मॉल में भी लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देगा 3.14। तो इस तरीके से मैं लिख दिया। तो अभी मैंने यहाँ पे भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एंड इसको मैं रन करूँगा एंड रन कर दिया। ये देख लो आ गया 3.14। तो मेरे को अगर कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पे भी कर सकता, हैश डिफाइन पाई और उसका 3 जो भी वैल्यू लिखना है वो, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता। कॉन्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ये, एक होता है ये। तो दोनों तरीके से तुमको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। जनरली ये वाला यूज़ किया जाता है, ये वाला बहुत कम। एंड इनफैक्ट ये शायद बुक में भी नहीं दिया हुआ है। सो ये हो गया, हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट हो गए हैं। एंड इसके इधर तो कोई डाउट है? ओके नो नो। सो अभी सबको पता ही होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारी ये फाइल है, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। एंड कंपाइल करने के बाद हम लोग उसका एक आउटपुट फाइल बनती है, उसको हम लोग सिर्फ रन करते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे ही करूँ ये चीज़ को, ये वाले टर्मिनल पे ही करूँ। मैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में भी जाके कर सकता हूँ ये चीज़। मैं CMD पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा D कोलन और एंटर मारूंगा। एंड D के अंदर हमारे पास C प्रोग्राम करके एक फोल्डर बना हुआ है, इसको मैं जाता CD स्पेस C प्रोग्राम करूँगा, एंटर टैब की दबाऊंगा तो आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे भी कर सकता, GCC hello डॉट सी, एंड यहाँ पे मैं ए कर सकता। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे भी कर सकता। टर्मिनल जो है वो सब जगह पे सेम होता है, मैं CMD पर यूज़ करूँ या ये वाला टर्मिनल यूज़ करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे भी कर लूँ। सिर्फ हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम इसका आउटपुट लेके आए। सो इतना आई होप आया हो समझ में। कोई सवाल है? नो। ओके कूल। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स। ओके सो ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। जो हम लोग मेन देखने वाले हैं दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर,
लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एकदम बहुत ही फास्ट जाएंगे हम लोग। तो देखो अभी हम लोग ने देखा कि ये वेरिएबल्स से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डी कर देता एंड मैं यहाँ पे लिख देता 10। तो अगर मेरे को एडिशन वगैरह करना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता, मेरे को जहाँ पे भी प्रिंट करना है मैं वहाँ पे जाऊँगा एंड दो अगर नंबर को एडिशन करना है तो 10 + 10 इस तरीके से मैं कर दूंगा एंड जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल। इनफैक्ट अगर मेरे पास कोई दो इंटीजर नाम का इंट a = 10 एंड इंट b = 20 इस तरीके से दो है, तो मैं ये भी कर सकता कि मैं यहाँ पे a एंड यहाँ पे मैं b कर दूँ, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है। एंड इनफैक्ट अगर मेरे को लेट सपोज मेरे को ये भी चाहिए 10 और 20 ये भी दोनों यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो मैं ये वो भी कर सकता। हमारा ये जो फॉलो होगा वो लेफ़्ट टू राइट मेथड फॉलो होगा। तो मैं क्या करूँगा %d फिर प्लस %d फिर इक्वल्स टू %d। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये वाला वैल्यू है, तो यहाँ पे जो भी पहले लिखा होगा, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ a लिखता तो a की वैल्यू सबसे पहले वाले में आ जाएगी। अगर सेकंड और थर्ड में नहीं है तो एरर दे देगा ऑफकोर्स। तो अगर मैं सेकंड वाली डालूँ तो b, तो जहाँ पे सेकंड ये जो है तो वहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी। एंड अगर मैं थर्ड वाला मेरे को चाहिए a + b हो, a + b, तो a + b वाला जो वैल्यू है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इंडिविजुअल कॉमा कॉमा के बाद वो सेकंड वाला लेने जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट चीज़ फॉलो होगी, लेफ्ट वाला पहला है तो पहला वाला पहले में असाइन होगा, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में, इस तरीके से चीज़ें चलेगी। एंड अगर इसको मैं अभी रन करूँ gcc hello एंड a, तो ये देख लो ये 10 आ गया, ये आ गया 20 एंड ये वाला जो 30 वो ऐड करके आ गया। तो इतना है हमारा एडिशन। सिमिलरली माइनस करना तो माइनस, फिर मल्टीप्लाई करना तो स्टार, फिर अगर डिवाइड करना तो स्लैश एंड मॉड्यूलस निकालना तो इस तरीके से मॉड्यूलस की साइन बनेगी। मॉड्यूलस मतलब कि जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद वो। तो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास कंपैरेटर ऑपरेटर या फिर बोल सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें क्या करते हैं, हम लोग दो वैल्यूज को चेक करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग को ये दो अभी फिलहाल नहीं चाहिए एंड इसको भी नहीं चाहिए एंड इसको भी हटा देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने a और b मेरे को कंपेयर करना है कि a और b इक्वल है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, डबल इक्वल टू डालूंगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो अभी मैं इसको टर्मिनल ओपन करता एंड यहाँ पे इसको कंपाइल करता एंड 0 आया, 0 आया यानी कि फॉल्स, 1 आया यानी कि ट्रू। अगर मैं इसको नॉट इक्वल करूँ, नॉट इक्वल करना है तो एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू की साइन, इसको मैं अभी करता रन, तो यहाँ पे 1 आ गया। देखो ये नॉट इक्वल है इसीलिए 1 आ गया। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास होता है ग्रेटर देन, फिर लेसर देन एंड होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेसर देन और इक्वल टू। तो इस तरीके से हमारे पास होते हैं। इसको डिटेल में मैंने बनाया था वो, इससे पहले वाले सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं इसको डिटेल में, तो हम लोग फास्ट ही जा रहे हैं इसीलिए। सो यहाँ पे इतना था। अभी इसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जनरली मेरे पास समझ लो दो है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये डाली है एंड दूसरा मेरे पास एक कंडीशन है, मैं उसको चेक कर सकता हूँ एंड से, एंड b इज लेसर देन इक्वल टू a। तो अभी यहाँ पे दो चीज़ चेक हो रही है, दो कंडीशन चेक हो रही है। सबसे पहले ये भी चेक हो रही है एंड सेकेंड यहाँ पे भी ये भी चेक हो रही है। तो दोनों को मैं एक साथ चेक कर रहा एंड दोनों की ओवरऑल वैल्यू आएगी। अभी लॉजिकल एंड में क्या होता है कि हम लोग की दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए तो ही वैल्यू ट्रू आएगी। अगर ये ट्रू और ये ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आएगी, एल्स फॉल्स आ जाएगी। अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर जो आएगा वो आएगा फॉल्स। इसके बाद हमारे पास आता है और ऑपरेटर। तो और होगा तो ये क्या करेगा कि ये दोनों को चेक करेगा, इसमें से कोई एक ट्रू होना चाहिए। अगर कोई भी एक ट्रू है यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तभी ही ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी फॉल्स। तो फॉल्स जब भी मैं बोलूँ इसका मतलब आता है 0 एंड ट्रू बोलूँ इसका मतलब होता है 1। तो इस तरीके से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है जैसे कि जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक ब्रेसिस में डालूंगा एंड स्टार्टिंग में लिख दूंगा एक्सक्लेमेशन। तो ये क्या करेगा, इसका जो भी आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स उसको उल्टा कर देगा।
अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हम लोग ने रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया एंड लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया। एंड इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं। देखो जैसे कि ए की जो वैल्यू है मैंने उसको यहाँ पे असाइन कर दिया, ए के अंदर मैंने 10 को असाइन कर दिया, यानी कि राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट में डाल दिया। सिमिलरली हमारे पास कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि मेरे को अगर करना है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो ये हो गया, लाइक मैंने क्या बोला कि ए के अंदर ए और बी को ऐड करके जो वैल्यू आती है वो डाल दो। तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ ऑफकोर्स। इसको शॉर्ट तरीके से लिखने का तरीका होगा कि मैं इसको हटा के एन इक्वल्स टू के पहले प्लस डाल दूँ, तो क्या होगा ए प्लस इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी का ऐड होके ए में ऐड हो जाएगा, मतलब ए को असाइन हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास इसमें सेम चीज़ प्लस है तो माइनस भी होगा, फिर मल्टीप्लाई भी होगा, फिर डिवाइड भी होगा, फिर मॉड्यूलस भी होगा। तो इस तरीके से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो जाते हैं ख़त्म। आई होप इतना समझ में आया होगा। आई नो बहुत फास्ट गया क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं ये सारे कॉन्सेप्ट, इसीलिए। एंड अभी एक चीज़ आती है जिसका शायद लास्ट टाइम भी डाउट था कि प्रेफरेंस किसको पहली दी जाएगी। तो अभी सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो हमारा नॉट ऑपरेटर है वो, इसको मैं मल्टी लाइन ले लेते कमेंट स्टार स्लैश एंड सबसे पहला लॉजिकल नॉट को दिया जाएगा प्रेफरेंस। फिर उसके बाद हमारे जो डिवाइड मॉड्यूलस और मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस इसको दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा कंडीशन आता है जिसके अंदर हमारे पास सेम लाइन में, तो वो लेफ्ट टू राइट फॉलो होगा, लेफ्ट टू राइट फॉलो होगा। जैसे कि अगर मैं करूँ ए प्लस बी माइनस ए, इस तरीके से कोई चीज़ है तो सॉरी ए प्लस, तो इस तरीके से चीज़ है तो प्लस माइनस जो है वो इसके बाद आता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लस और माइनस, तो अगर इस तरीके से चीज़ है तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो सबसे पहले वो ए प्लस बी करेगा, फिर माइनस ए करेगा, तो इस तरीके से चीज़ें चलेगी। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रेटर देन और लेसर देन, एंड इसके बाद लेसर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद हमारे पास आते हैं इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, एंड उसके बाद आते हैं लॉजिकल एंड लॉजिकल और, एंड इसके बाद आता है असाइनमेंट। तो इस तरीके से हमारा हायरार्की रहती है। सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा नॉट को, एंड फिर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस को, फिर प्लस माइनस को, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और लेसर देन, फिर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, फिर लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल और, एंड फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरीके से हमारी हायरार्की होगी इन टर्म्स ऑफ दिस। कोई डाउट यहाँ पे? बोलो भाई। नहीं नहीं। ओके कूल। अभी हमारे पास आता है इफ एल्स। तो हम लोग को अगर कंडीशन चेक करनी है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे चेक कर ही रहे थे, इसको हटा दें, यहाँ पे चेक करवा रहे थे कि क्या ए जो है वो इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी है। तो ये चीज़ चेक करे तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आ रहा था, हम लोग ने वो चीज़ देखा। तो मेरे को करना है कि अगर ट्रू आए ना तो कुछ करे, फॉल्स आए तो कुछ करे, तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ करेंगे इफ एल्स। तो इफ़ के अंदर वो कंडीशन आएगी, जैसे कि अगर हम लोग ए नॉट इक्वल टू बी कर रहे थे तो वो कंडीशन आ गई। इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर ये ट्रू होता है तो क्या करना है वो लिखेंगे। जैसे कि मैं कर दूँ प्रिंट एफ ट्रू, चलो मैंने इस तरीके से सिर्फ ट्रू लिख दिया, तो उसने यहाँ पे गया एंड ट्रू कर देगा। अगर मेरे को चाहिए कि अगर ट्रू नहीं हुआ तो क्या फॉल्स लिख दे, तो मैं क्या करूँगा एल्स लिखूँगा एंड यहाँ पे सिंपली इसी को मैं यहाँ पे करके फॉल्स कर दूँगा। तो सिंपली हम लोग इतना करेंगे। तो अगर ट्रू होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, फॉल्स होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें सिमिलरली हमारे पास एक और एक होता है
एल्स इफ बोलते हैं हम लोग उसको। तो एल्स इफ में होता क्या है कि हम लोग इफ और एक डाल देते हैं एंड यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर वो ए इक्वल टू बी हुआ या फिर लाइक समझ लो इस तरीके से हुआ, ए इज ग्रेटर देन लेसर देन करता है, ए इज लेसर देन बी। तो अगर इस तरीके से आ जाए तो मैं समझ लो मैं थ्रू टू करना चाहता, एंड अगर कुछ भी ना आए तो वो फॉल्स कर दे। यहाँ पे एल्स, यहाँ पे प्रिंट एफ कर दे फॉल्स। तो इस तरीके से मैं चीज़ें करूँगा, तो जो भी वैल्यू रहेंगी उस हिसाब से वो ट्रू या फॉल्स बता देगा हमें। तो ये होता है सिंटैक्स फॉर ट्रू फॉल्स, लाइक अगर कंडीशंस के बेस पे करना है तो इसीलिए। तो यही चीज़ ही हम लोग सर्कल पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखेंगे। तो अगर ये फॉल्स होता है तो वो यहाँ पे आएगा, एंड लाइक अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका एक हमारे पास फ्लो चार्ट बनता है, इफ एल्स फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसको में जाते हैं इमेज के अंदर, एंड हमारा नॉर्मल इफ एल्स इधर है, इफ एल्स इफ एल्स। हाँ, तो ये देख लो, ये हमारा एक्सप्रेशन है जो हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं वो। अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट वन प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट टू। फिर उसके बाद जो भी हमारा आगे का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपली यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो ये होता है इफ एल्स का। इसके बाद हमारे पास आता है स्विच। तो स्विच क्या करता है, मेरे को चाहिए कि मेरे को सिर्फ चेक करना है कि क्या ए इक्वल टू 10 है, या फिर मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ए इक्वल टू 20 है। इस तरीके से तीन चार चीज़ें मेरे को चेक करनी है, मेरे को सिर्फ इक्वल टू के लिए चेक करना है। तो मैं स्विच यूज़ कर सकता हूँ इसके जगह पे। तो मैं इसको हटाता एंड लिखता स्विच। स्विच का हमारे पास ये होता है, एंड यहाँ पे हम लोग एक कोई भी एक पैरामीटर पास करेंगे। अगर मैं ए करता हूँ तो वो ए की वैल्यू यहाँ पे ले लेगा, एंड यहाँ पे केस के अंदर जाएंगे हम लोग, एंड यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो हमारा कोड लाइक समझ लो केस ए, केस ले लेते हैं 10, चलो केस लिखेगा, एंड इसके बाद हमारा जो भी वैल्यू है वो लिखेगा 10। अगर ए 10 के इक्वल हुआ तो प्रिंट एफ कर दो 10। चलो मैं इस तरीके से फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख रहा, बट समझ लेना कि क्या हो रहा है। अगर 10 के इक्वल है तो 10 प्रिंट कर दो, एंड सिमिलरली हम इसके अलावा और भी केसेस बना सकते हैं। एंड एक चीज़ और कि जब भी हम लोग ये कर रहे हैं तो एक ब्रेक डालना मत भूलना, क्यों करके उसको हम लोग दिखाता। मैं इसको मैं इस तरीके से करता, केस 11। एक काम करते हैं, वन ये ले लेते हैं 2 4 एंड यहाँ पे 6 है तो 6 प्रिंट कर दें, एंड यहाँ पे 8 है तो 8 प्रिंट कर दें, एंड 10 है तो 10 प्रिंट कर दें। तो इस तरीके से है। तो अगर लेट सपोज हम लोग, मैं इसको रन कर देता हूँ। हाँ, एक और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, दैट इज़ अगर इसमें से कोई भी नहीं हुआ तो वो बता दे कि इनकरेक्ट, 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 इनकरेक्ट। अभी हम लोग ओपन करते टर्मिनल, यहाँ पे CLS कर देता। CLS करने से सारा जो कचरा था वो हट जाता है। यहाँ पे लिखते हैं GCC hello.c, एंड ये आ गया 10। तो अगर 10 है तो 10 के इक्वल बता रहा है, ओके। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो अभी 2 के इक्वल बताएगा। तो अगर अभी मैं अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं डालता सब जगह पे, इस ब्रेक को हटाते हैं and इसको भी हटाते हैं, ये सारे मैंने ब्रेक हटा दिए। तो अगर मैं इधर पे जाऊँ तो अभी तो लाइक ये इनकरेक्ट बता रहे, ये डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही रन हो गया ऑफकोर्स। बाय डिफ़ॉल्ट क्यों रन हुआ, इसको फॉर्मेट करते पहले,
gcc hello डॉट सी ए। तो इसने इनकरेक्ट क्यों डायरेक्टली प्रिंट कर दिया? ओ ये सारे के सारे इसने रन कर दिया। तो लाइक कंडीशन ये होता है कि इसने यहाँ पे ये चेक किया 10 है कि नहीं है, तो उसने सारे रन कर दिया। लेकिन अगर मैं ब्रेक डालता हूँ तो क्या होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जहाँ पे हमारा कंडीशन थ्रू होता है वही चीज़ वो प्रिंट करता है। अभी लेट सपोज मैं इस पे 8 कर देता, यहाँ पे इसको मैं 6 कर देता। चलो तो मैंने 6 किया, जी सी सी हेलो डॉट सी एंड देखो 6 8 10 इनकरेक्ट आ गया, सारे के सारे उसने रन कर दिया। एंड अगर इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकरेक्ट प्रिंट करेगा। तो अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो वो इनकरेक्ट प्रिंट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ब्रेक नहीं डाला तो क्या होगा, वो उसके बाहर नहीं आएगा, वो आगे के सारे चीज़ें एग्जीक्यूट कर देगा। तो एक ये नुकसान होता है अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो। बट कहीं कहीं पे होता है कि हमें अगर कोई कंडीशन थ्रू हो गई तो उसके बाद वाले सारे स्टेटमेंट प्रिंट कर दें, तो उस केस में ये काम आ सकता है। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। इसके अलावा हमारे पास एक सिंगल लाइनर भी होता है, मेरे को सिर्फ इफ एल्स करना है एंड प्रिंट वगैरह करना है, जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि हमारे बुक में नहीं है तो हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने लाइक पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए इस बार नहीं कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। कोई डाउट यहाँ पे? No. ओके और किसी को नहीं भाई? नहीं नहीं ओके सो अभी हम लोग देखेंगे लूप। मेरे को अभी हम लोग मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि मेरे को प्रिंट करना है। Aish. हाँ हाँ। Instead of break, we what if we use continuous? दैट इज़ इन लूप इफ़ यू वांट टू लाइक, जैसे अगर मैं स्विच के अंदर मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज़ करता तो क्या करता, वो स्पेसिफिक उस कंडीशन को छोड़ देता, उसके आगे की सारी एग्जीक्यूट करता। स्विच के अंदर हम लोग कंटिन्यू यूज़ नहीं करते, वो हम लोग लूप्स के अंदर यूज़ करते हैं। Okay. No. Just asking, what if we नहीं नहीं use वो नहीं here? चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो टेक्निकली रॉन्ग सिंटेक्स हो जाएगा। चल जाएगा, वो सिर्फ उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। Okay. अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसको अगर मेरे को 10 बार प्रिंट करना है तो यार ये तो रिपीटेशन ऑफ कोड हो गया। तो हम लोग का काम ही ये होता है प्रोग्रामिंग का कि रिपीटेशन को अवॉइड करना। तो मैं इस चीज़ को, मेरे को 10 बार इसको प्रिंट करना है तो मैं लूप्स का यूज़ कर सकता। तो सबसे पहला जो लूप आता है दैट इज़ फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहला मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करूँगा, जो कि है यहाँ पे आए, और उसका वैल्यू मैंने 0 दे दिया। जनरली 0 होता है या तो 1 होता है। फिर मैं कंडीशन चेक करूँगा, जैसे क्या आई जो है वो लेसर देन लाइक 10 है। तो अगर वो लेसर देन 10 है, जैसे कि 0 है, तो ये ट्रू हो जाता है। ट्रू होगा तो वो इस कोड के अंदर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अभी फिर मैं प्रिंट एफ कर देता हेलो वर्ल्ड। एंड एक और एक चीज़ मैं यहाँ पे फ्रंट स्लैश एंड यूज़ करके और नेक्स्ट लाइन के लिए मैं बता सकता कि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लाइन आएगी, तो वो चीज़ मैं इस तरीके से कर सकता बैक स्लैश एन से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू दूंगा 0 1 जो भी है, लाइक एक इंट आई डिक्लेयर करके 0 करूँगा, जनरली इसी तरीके से होता है। इसके बाद मैं आई इज़ लेसर देन 10 करूँगा एंड इसके बाद मैं एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपली क्या करता है ना, कि मैंने अभी हम लोग ने एक चीज़ देखी थी कि ए प्लस इक्वल टू 1, लेट सपोज इस तरीके से। तो मैं अगर ये चीज़ कर रहा, मेरे को सिर्फ एक ही ऐड करना है हर बार, तो मैं इसके जगह पे मैं क्या कर सकता, मैं सिर्फ कर दूंगा ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस का मतलब सिंपली यही होता है कि मैं कर रहा ए प्लस 1, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो यहाँ पे सिर्फ यही कर रहा मैं। तो सिंपली ये इतना ही है, इसमें थोड़ा सा डिटेल है बट वो आई डोंट थिंक इतना मैटर करेगा। इसको हम लोग आइटरेटर भी बोलते हैं अगर हम लोग फॉर लूप में यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली मैंने इस तरीके से लिखा है, तो ये 10 बार प्रिंट कर देगा। क्या हुआ ये? ओके सो क्या हो गया, ये इनकरेक्ट की प्रिंट कर रहा। अच्छा ओ ए जी सी सी हेलो डॉट सी एंड ए। तो ये देख रहे हो यहाँ पे इसने 10 बार इसको प्रिंट कर दिया, इस तरीके से 10 बार प्रिंट कर दिया। तो ये काम होता है लूप्स का। सबसे पहले हम लोग ने फॉर लूप सीखा। सिमिलरली हम लोग के पास और 2 लूप होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डू वाइल लूप।
तो सिंपली मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा अभी। तो लेट सपोज आई इज ग्रेट लेसर देन 10। तो मैं अगर ये चीज़ डिक्लेयर करा तो सबसे पहले मेरे को आई भी डिक्लेयर करना होगा। तो लेट सपोज मैं इसको आई बना देता एंड 1 कर देता। तो हमेशा एक हमारे पास एक नॉर्मल ऑपरेटर होना ही चाहिए इसके अंदर, कि हम लोग एक इनिशियल वैल्यू देंगे, फिर उसके बाद ये ऑफकोर्स कंपेयर करेंगे। तो अगर ये चीज़ थ्रू होगी तो ये लूप चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है ना, कि अगर मैंने कोई चीज़ करी है, जैसे कि अगर मैं प्रिंट एफ करता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं इसको इस तरीके से होता है एंड हेलो वर्ल्ड करता हूँ, एंड ये हमारा जो आई की वैल्यू है वो मैं लेट सपोज 20 कर देता हूँ, जो कि फॉल्स है। ये जो वैल्यू है वो फॉल्स आती है आंसर। तो अगर मैं अभी इसको रन कर दूँ हेलो डॉट सी, तो ये इसने 2 बार प्रिंट कर दिया। क्यों भाई 2 बार क्यों प्रिंट किया? ओ यहाँ पे भी है, इसको हटा देते हैं। एल एस जी सी सी हेलो डॉट सी, देखो इसने प्रिंट कर दिया कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद। लेकिन अगर मैं इसको फॉर लूप में दिखाता हूँ तो ये है, इसको मैं कर देता हूँ 0। तो ऑफकोर्स ये फॉल्स होता है। तो एक सेकंड में इसको ये वाले को हटा देता हूँ। जी सी सी हेलो डॉट सी, तो देखो यहाँ पे कुछ आया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर फॉल्स होता है इस कंडीशन में तो वो रन नहीं होता है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि वो कंडीशन को चेक नहीं करता है। 10 10 नहीं 20 ले लेता है। तो वो जब तक इसको ये कंडीशन थ्रू होगी जब तक वो चलता रहेगा। तो डू वाइल में क्या होता है, ये एक बार चलेगा ही चलेगा, चाहे वो कोड फॉल्स हो या ट्रू हो। तो अभी मैं बी लिया है, बी का वैल्यू ले लेते हैं लेट सपोज 0। तो क्या बी लेसर देन 5? चलो 5 ले लेते हैं। 5 अगर ये ट्रू होगा तो फिर वो सेकेंड टाइम रन करेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड अभी जाते हैं यहाँ पे। अरे मैं इसको बैक स्लैश एन डालना भूल गया। हाँ, इसको मैं करता रन। मैंने कुछ तो सिंटेक्स रन किया। Iterator, increment. ओ नहीं नहीं, मैंने ये नहीं डाला। इंक्रीमेंट लगेगा ऑफकोर्स आई नो, बट फिलहाल के लिए हम लोग ये तो कर लें। तो अगर मैं रन करूँ, देखो ये कोड चलता जाएगा। क्यों चलता जा रहा है? क्यों करके हमेशा ये जो है ये ट्रू हो रहा है हमेशा। तो मेरे को कहीं ना कहीं लाइक इसको ऐड तो कुछ करना होगा। तो मैं आइटरेटर डाल दूंगा यहाँ पे प्लस प्लस। तो ये क्या कर रहा है, वो एक को प्लस प्लस कर, ए नहीं हम लोग बी को चेक कर रहे हैं, तो बी को प्लस प्लस कर रहे हैं। तो जो चीज़ हम लोग ने फॉर लूप में किया था सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम लोग इसको पैरेंथेसिस के अंदर कर रहे हैं, जब हमारा चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। सिमिलरली हमारे पास वाइल लूप होता है। तो वाइल में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, क्या बी लेस देन 2 है। तो अगर वो ट्रू है, ट्रू हुआ, तो यहाँ पे जाएगा एंड जो भी मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है वो प्रिंट कर देगा। अब इसको रन कर देते हैं हेलो। अभी ये भी वापस रन हो रहा है बार 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 बार। क्यों रन हो रहा है? क्योंकि मैंने कोई आइटरेटर नहीं डाला वहाँ पे। ओके एक सेकंड, ये हेलो वर्ल्ड क्यों कर रहा है? मैंने कंपाइल नहीं किया क्या? देखो ये हेलो हेलो प्रिंट करता जा रहा है। तो मैंने अगर आइटरेटर डालूंगा तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, हमेशा चलता ही रहेगा। तो इसीलिए आइटरेटर डालना ज़रूरी है। तो अभी ये आइटरेटर डाल दिया एंड अभी रन करते हैं। देखो ये 2 बार प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमारे लूप होते हैं, ये 3 लूप होते हैं। एंड अभी जैसे कि अभी मैंने ये हेलो किया एंड इसमें मैं हेलो एंड स्पेस डाल के %d एंड यहाँ पे मैं बी की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। सिंपल सा कोड है जो हम लोग ने अब तक किया है, वही चीज़ अप्लाई कर रहे हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हेलो 0 और हेलो 1 आ गया एंड लेट सपोज इसको मैं कर देता 10 तक। सॉरी CLS GCC है, क्यों भाई? हाँ, तो इसने 9 बार प्रिंट कर दिया एंड चाहिए तो हम लोग फिर इसको बैक प्लस एन भी डाल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अभी मेरे को चाहिए कि यहाँ पे मेरे को चाहिए कि यार इसमें मेरा है ना, मेरे को लाइक
3 नंबर अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे को 3 नंबर रिमूव करना है। बाकी ठीक है, बाकी सब चलता रहे। तो मेरे पास एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन डालूंगा एंड यहाँ पे लिख देता हूँ बी इक्वल्स टू 3। अगर बी जो है वो 3 के इक्वल हो जाए तो मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करूँगा तो क्या होगा, वो चीज़ स्किप हो जाएगी बस। तो मैंने कुछ मिस्टेक किया। ओके, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है फॉर अननोन रीज़न, बट ठीक है। इसने क्या किया, ओके अभी भी रन हो रहा है ये। अगर रन हो रहा है तो ये इस तरीके से चीज़ें दिखाएगा कि हो रहा है, ठीक है रन हो रहा है। तो ये वाइल लूप में पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है। हो जा भाई, इसको वापस से रन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप जीसीसी हेलो एंड ए। ओके, ये शायद से इनका कंपाइलर बहुत ही टाइम ले रहा है। इसकी जगह हम लोग है ना इसको फॉर लूप कर देते हैं। ऐसे चलेगा इसमें भी, बट इनका पता नहीं क्यों इशू दे रहा है। इसको हम लोग फायर कर देते हैं एंड यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। चलो हेलो %d एंड यहाँ पे डाल देते हैं आई। तो ये है हमारा चीज़, इसको हम लोग अभी रन करते हैं। जीसीसी हेलो, ओके। तो मैंने इसको रन कर दिया। ये यहाँ पे भी टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने कुछ गलती किया है क्या यहाँ पे कोड के अंदर, ये इतना टाइम ले रहा है। No, no problem. Compiler को problem. कंपाइलर का कुछ हो गया है। मैं सारे टैब बंद कर लूँ भाई, इतने सारे टैब ओपन है। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी तो होगा वो चीज़ रन। ओके, सो यहाँ पे हो तो रहा है, ये कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा, इसके बाद ही क्यों रुक गया। मैंने सिर्फ 5 ही बार किया हुआ है फिर भी रुक गया। I think you should put is equal to, then it will run. इजी तो कोड है मैंने। I after that int हम्म, I is greater less than 5 is there, no? Put is equal to नहीं नहीं, like वो that. कुछ It वो will कुछ run. ऐसा मैटर नहीं करता। मेरे No, ख्याल no. से मेरा You put पीसी it का will run. इशू है। नहीं नहीं, अरे No, वो no. वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। हम लोग ने कल भी तो किया था ये चीज़। सी, ये इनका ही कंपाइलर का कुछ एरर है। ओके, सो लाइक सिंपल कहने का मतलब ये है कि यार अभी तो चला था ना ये कोड। फॉर इंट आई, इसको बैठा देते हैं, इसी में कुछ तो issue। ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको हम लोग करते हैं डिलीट एंड यहाँ पे बनाते हैं नई फाइल hello.c। इसमें प्रिंट करते हैं एंड इसको डिलीट करो। अब भी इसको रन करते हैं जीसीसी, अरे जीसीसी हेलो ए सी। वो हम लोग ने एक ही फाइल को बार बार कंपाइल करके वो बग क्रिएट कर लिया। तो ये 5 टाइम इसने प्रिंट कर दिया। अभी मेरे को चाहिए थर्ड वाला प्रिंट ना हो, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इफ डालूंगा आई इक्वल टू 3 एंड कंटिन्यू। अभी वापस जाते हैं हम लोग, CLS करते हैं सबसे पहले GCC hello.c एंड a। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें तो वो 3 वाला जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो कंटिन्यू का मतलब सिर्फ यही यूज़ होता है कि हम लोग ने एक पर्टिकुलर वैल्यू को छोड़ दिया। एंड इनफैक्ट अगर मैं इसके जगह पे अगर मैं ब्रेक लिख दूंगा तो क्या होगा कि वो 3 होते ही लूप के बाहर आ जाएगा। अभी ये क्या करे, वो सिर्फ उसको स्किप कर रहा है। अगर अभी देखा जाए तो वो 3 के बाद उसके बाद वो लूप जो है वो रन ही नहीं हुआ। तो एक ये दो चीज़ थी, कंटिन्यू और ब्रेक जो यूज़ होता है। एंड इनफैक्ट एक और एक चीज़, इसको मेरे को उल्टा करना है तो मैं वो भी कर सकता। मैं सिंपली क्या करूँगा, आई इक्वल्स टू 5 कर दूंगा एंड आई इज लेस देन, इसको आई
इस तरीके से होगा। ये कंडीशन ही है ऑफ कोर्स, तो कंडीशन है तो मैं कुछ भी कंडीशन रख सकता है एंड इसको फिर मैं माइनस माइनस भी कर सकता। तो चीज़ें वही होगी, मैं इसको सिर्फ उल्टा रन कर रहा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, मेरा कोड आई गेस फटेगा। देख लो 5 और 4 आया, तो 3 के टाइम पे मैंने ब्रेक कर दिया था, वो ब्रेक हो गया। इसको मैं वापस कर देता। तो अभी ये जो है देखो ये उल्टा भी रन हो गया। तो सिर्फ यही है कि हम लोग ये वैल्यू को कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम लोग को लूप लगाना है। अगर उल्टा चलाना है तो हम लोग उल्टा भी चला सकते हैं, सीधा चलाना है तो सीधा भी चला सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही दे। मैं मेरे को चाहिए तो मैं i+2 भी कर सकता, i=i+2 इस तरीके से भी कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा दिया हुआ है वैसा ही करूँ। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। मोस्टली i++ ही यूज़ होता है। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ठीक है ये चीज़ भी होती है, एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से भी चीज़ें किया जाता है। तो ये हो गए हमारे लूप। एंड एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप, जो हमारा शायद अब तक नहीं हुआ था, बट ठीक है यार, कभी कभी हम लोग खुद भी कर सकते हैं और चीज़ें। एंड जे कर देते हैं यहाँ पे। फाइन। तो क्या होगा कि लाइक इसको मैं रन करता, %d /t एंड यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल देता। सो ये होगा। तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले ये लूप रन होगा एक बार, फिर ये इसके बाद जितना 5 बार है तो 5 बार रन होगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा, फिर वापस से 5 बार रन होगा। इसको देख लेते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, ओ हाँ, तो ये देख लो इस तरीके से लाइक वो प्रिंट हो गया। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा मेरे को माइनस करना होगा। तो ये देखो सबसे पहला ये जो लूप है, मैं उसके अंदर \n डाल रहा। तो ये जो लूप है कितने टाइम चल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार चला है, तो 5 बार चला है। फिर ये जो स्पेस आ रही है इसके अंदर वाला लूप चल रहा है। ये जो /t है ना, वो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने को यूज़ हो रहा है, टैब का स्पेस। जैसे अगर मैं टैब की दबाऊँ तो कैसे 4 का स्पेस बन रहा है, तो वैसे स्पेस मेरे को जनरेट करना है, तो वो उसके लिए मैं /t यूज़ करता। तो ये 5 बार रन हुआ, फिर सेकंड वाला रन हुआ, थर्ड वाला रन हुआ, इस तरीके से ये चीज़ें रन हुई है। कोई डाउट? No. तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। ऐसे काफ़ी हम लोग ने चीज़ें रिवाइज कर ली है। एंड अभी जो मेन चीज़ है दैट इज़ फंक्शन। फंक्शन का एग्जांपल मैं स्टार्टिंग में ही दे चुका हूँ कि मेरा कोई कोड है, मतलब रिमोट है, तो रिमोट का हर एक बटन एक अलग चीज़ परफॉर्म करेगा। तो एक छोटा सा मेरे को फंक्शन बनाना है जो टेबल को प्रिंट करे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। तो जैसा कि अगर इसको मैं ऊपर जाता एंड यहाँ पे मैं प्रिंट लाइक टेबल प्रिंट करना है, तो टेबल प्रिंट एंड फिर सर्कल ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। तो मैंने ये फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। तो फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया यानी कि मैंने बता दिया कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैं आगे जाके कॉल कर सकता हूँ या करूँगा। तो अभी मेरे को तो मैं इसको यहीं पे यूज़ भी कर सकता। तो मैं उसको सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल के इस तरीके से करूँगा। एंड कर्ली ब्रेसेस आएगा तो सेमीकोलन नहीं आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो सेमीकोलन मत डालना। तो मैंने फंक्शन बना दिया एंड फंक्शन मैंने यहाँ पे किया। बट अगर मैं इसको नीचे भी कर सकता, लेकिन अगर मैं नीचे करता हूँ तो जब भी मैं मेन फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा, वो ऊपर चेक करेगा। आपको सबको पता ही होगा कि जो सी कंपाइलर है वो ऊपर से नीचे जाता है। तो ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। तो अगर मैं इसको नीचे लिखता हूँ तो होगा क्या कि हमारे जो कंपाइलर है उसको पता ही नहीं है कि इस नाम का कोई कोड क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करता है। तो मेरे को उसको बताना होगा सबसे पहले तो कि हमारे पास एक फंक्शन है। तो मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से बता दूंगा कि मेरे पास एक फंक्शन है जो मैं आगे जाके इसका कोड लिखूंगा।
जैसे हम लोग वेरिएबल में करते थे, इंट आई, इस तरीके से मैंने कर दिया, एंड मैंने बता दिया कि वेरिएबल है उसकी जगह रखो मेरे पास, तो आई इक्वल्स टू 10, इस तरीके से मैं बाद में कर सकता। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कर रहा मैं। तो यही चीज़ थी हम लोग के पास, फंक्शन इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी फंक्शन डिक्लेरेशन में हम लोग सिंपली इस तरीके से लिखते हैं, आगे सर्कल ब्रेसेस डाल देते हैं। इसका नाम का भी जो हम लोग का वेरिएबल का जो पैरामीटर था उसी तरीके के यहाँ पे भी रूल्स है कि अगर मैं यहाँ पे नंबर नहीं डाल सकता, अंडरस्कोर डाल सकता, स्पेस नहीं यूज़ कर सकता, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अभी फंक्शन जो है वो मैं इस तरीके से कर दिया, एंड यहाँ पे हम लोग का प्रिंट एफ कर देता, हेलो हेलो। तो मैंने सिर्फ हेलो लिखा है, एंड मेरे मैं अगर जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा, लेट सपोज मैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल करना सिर्फ इतना ही आसान है, हम लोग को सिर्फ इतना लिखना है, इंटीजर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये जो लाइन है ये लिखनी है बस। तो ये लाइन लिखी तो यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हो गया। तो मैं इसको अभी रन करते हैं, जी सी सी हेलो डॉट सी, तो ये रन हो गया। तो मैं अभी इसको जितना चाहे उतने टाइम रन कर सकता। मैं इसको चाहिए तो मैं 10 बार प्रिंट करवा दूँ। अभी मैं इसको करता, अरे यार जी सी सी जी सी सी हेलो डॉट सी, देखो इतने बार उसने प्रिंट कर दिया। लाइक जस्ट मैं बता रहा कि इसको मैं कितने टाइम भी कॉल कर सकता। तो ये हो गया। अभी मेरे को टेबल प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मेरे को एक यूज़र से वैल्यू लेनी होगी। अगर यूज़र से वैल्यू लेनी है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ, एंड यहाँ पे भी सेम ही चीज़ जो हम लोग प्रिंट एफ में कर देते हैं। अगर इंटीजर लेना है तो %d, एंड कैरेक्टर लेना है %c, फ्लोट लेना है तो %f, एंड कॉमा डाल के जहाँ पे भी हम लोग को वो चीज़ स्टोर करनी है। तो अभी मेरे पास एड्रेस तो है नहीं, तो मेरे को सॉरी वेरिएबल तो है नहीं, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए नाम का, एंड मैं यहाँ पे ए को स्टोर कर दूंगा। अभी मैं ए में इस तरीके से स्टोर नहीं कर सकता, मेरे को ए का एड्रेस देना होगा, तो मैं एंड ए लिखूंगा। अभी एंड ए के ऊपर हम लोग थोड़ी टाइम बाद आते हैं क्या होता है वो, लेकिन एंड ए लिखूंगा। स्कैन एफ के अंदर मैं जब भी चीज़ों को स्टोर करवाऊंगा तो मैं एंड करके लिखूंगा, एंड उसके बाद ए लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यूज़र से उसने जो भी डेटा लिया वो यहाँ पे ए में स्टोर कर देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे इतना किया। अभी मेरे को पैरामीटर लेना है, तो पैरामीटर मैं सर्कल ब्रेसिस के अंदर डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हो, इसके अंदर अगर वो पैरामीटर इंटीजर टाइप का है तो मैं इंट लिखूंगा, एंड कोई भी कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है। मैं अगर इंट ए लिख रहा तो मैं ये इंट ए को मेरे को नीचे भी लिखना होगा, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा तो इंट ए। एंड अगर मेरे को नहीं चाहिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको हटाता, एंड इसको मैं ऊपर लेके जाता। तो सिंपली मैंने जो चीज़ हम लोग ने उधर की थी वो चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, इंट ए कर दिया, एंड मैंने कुछ तो मिस्टेक कर दी। ओके, सो ये चीज़ हो गई है, एंड ये एरर क्यों दे रहा है भाई, यू आर्ग्यूमेंट। ओके, मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, मैंने सिर्फ ए यहाँ पे पास कर दिया जो हमारा यहाँ पे ए था। तो सिंपल सा है, मेरे को अगर कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर पास करनी है तो मैं उसको पैरामीटर के थ्रू पास करूँगा। तो अभी इंट ए, लेट सपोज मैंने ए की यहाँ पे वैल्यू डाली 10, तो जो 10 है वो इस टेबल के अंदर चला जाएगा। ऑफकोर्स मेरे को चाहिए तो यही कि अगर मेरे को चीज़ प्रिंट करवानी है तो मेरे को पहले तो वो वैल्यू चाहिए होगी, तो वो इसके अंदर आ गया। अब मैं हेलो के बाद मैं चेक कर लेता कि क्या वो जो वैल्यू है वो आई है कि नहीं यहाँ पे, एंड यहाँ पर डाल देता ए। तो अभी मैं इसको चेक कर लेता, जी सी सी हेलो डॉट सी, एंड यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। अब मेरे को नंबर डालना होगा, लेट्स सपोज मैं 11 डालता, तो क्या ये 11 ऊपर आया है इसमें, देखो आ गया 11। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो अच्छे से रन कर रहा है, एंड फंक्शन के अंदर हमारा पैरामीटर चला गया। अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर चाहिए तो सिंपली कॉमा डाल के यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं, एंड यहाँ पे इंट ए लिखा हुआ है, यहाँ पे इससे आगे फ्लोट टाप नाम का चाहिए, फ्लोट बी, इस तरीके से चाहिए तो कॉमा डालते डालते आपको आगे डालना है बस। तो मल्टीपल पैरामीटर भी कर सकते हैं। अभी टेबल प्रिंट करना है, तो टेबल प्रिंट करने के लिए हम लोग का कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं 2 का करूँ, 2*1 इक्वल्स टू 2, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से चलता रहता है, 2*2
2 स्टार 3 एंड 2 स्टार 4 2 स्टार 5। तो लाइक 10 तक होता है, ऑफकोर्स सबको पता ही होगा। इक्वल्स टू 10, 8 यहाँ पे आएगा 6, सॉरी 4 6 एंड 4 का रह गया 8। तो इस तरह से हमारा टेबल होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे ये जो नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो मैं लूप यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली फॉर लूप लिखूंगा, इंटायर लिखूंगा। यहाँ पे हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग का जो टेबल है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। एंड काउंट लेते हैं 10 क्योंकि हम लोग को जब टेबल प्रिंट करना होता है वो 10 तक ही होता है। तो सिंपली मैं अभी प्रिंट एफ करूँगा, जो हम लोग कंडीशन डालते थे उस हिसाब से डाल दूंगा। यहाँ पे %d एंड यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं a स्टार i। तो i जो है वो हमेशा ही चेंज हो रहा है, हम लोग ने ऊपर देखा उसमें। एंड जो a था वो कांस्टेंट था, अगर 2 था तो 2 हो रहा था। इसको मैं सिंपली जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं एक \n भी डाल दूँ तो पता चले, \t डाल देते हैं, बेटर रहेगा। मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है नीचे, मैंने hello.c किया है एंड a की वैल्यू को ही डाला है। why this is giving me error? oh, मैंने इसको सर्कल कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं किया। ओके अभी gcc hello.c एंड क्या होगा ये? रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं किया ना। ओ मैंने मेरे को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली। कुछ तो गलत हुआ है क्या? MinGW cannot open output file a.exe, permission denied, connection to exist id error। ओ इसको कुछ एरर दिया है। मेरा ये नाम सही है ना, टेबल प्रिंट? हाँ ठीक है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे डी पे जाते हैं एंड cd स्पेस, ये कौन सा वाला था? अच्छा यहाँ पे एक बार वापस से करके देखते हैं। ओके हो गया। तो मैंने शायद मल्टीपल टर्मिनल ओपन करके रख दिए थे इसलिए। अब मैं यहाँ पे डाल देता 11, तो 11 का टेबल आ गया 11 22 33 99। अरे यार 99 तक आ रहा है, तो मेरे को अगर इसको 10 तक करवाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जो कंडीशन है मैं ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल टू डाल दूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं 2 कर देता, तो ये हमारा टेबल प्रिंट हो गया। अभी इसको खूबसूरत यार बना सकते हैं इधर पे हम लोग और चीज़ें ऐड करके, बट वो तुम खुद कर लेना। तो इस तरीके से हम लोग ने टेबल प्रिंट कर लिया यूजिंग फंक्शंस। फंक्शंस में कोई डाउट है? एंड इनफैक्ट मैं ना इसको, इसके जगह पे मैं, हमारा कोई अगर वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है तो मैं वॉइड कर सकता। अगर मैं इसको अभी करूँ तो ये सेम टू सेम ही वर्क करेगा। तो ये हमारा आ गया। एंड लेट सपोज मेरे को चाहिए कि ठीक है, ये तो ठीक है, मेरे को चाहिए इसका जो रिटर्न वैल्यू है कुछ आए। लेट सपोज हम लोग ने एक ये मल्टीपल का फंक्शन तो बना दिया, मेरे को चाहिए स्क्वायर भी निकाल के दे दे, तो मैं एक बना देता इंटीजर स्क्वायर नाम का फंक्शन। तो मैंने स्क्वायर नाम का फंक्शन बना दिया एंड यहाँ पे एक ही पैरामीटर होगा, ऑफकोर्स हम लोग वो इंट ए को ही ले रहे हैं यहाँ पे। एंड मैं रिटर्न करवा देता ए स्टार स्टार ए। तो इस तरीके से मैंने किया एंड यहाँ पे इंट ए, कुछ मिस्टेक हुई, ये एरर क्यों दे रहा? सेमीकोलन एक्सपेक्टेड भाई। टर्मिनेटर। ओ हाँ ओके, सो मैंने टर्मिनेटर डाल दिया यहाँ पे। अभी मेरे को इसका स्क्वायर प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट एफ करूँगा एंड यहाँ पे मेरे को डालना होगा, तो पहले टर्मिनेटर डाल देते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑफ %d एंड हम लोग का ये फंक्शन को कॉल करवा देंगे स्क्वायर एंड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ए। तो हमारा ये पैरामीटर यहाँ पे ए जो है ये यहाँ पे। और एक और एक चीज़, अगर मैं यहाँ पे ए डाल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ए, मैं इधर पे XYZ भी डाल सकता, तो मेरे को सिर्फ XYZ इसके अंदर डालना होगा। तो मैं इस तरीके से भी चीज़ें कर सकता।
इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं सेम भी रख सकता, डिफरेंट भी रख सकता। अब मैं जाता यहाँ पे करता, लेट सपोज मैं करता 52 का, तो 52 का ये आ गया टेबल, एंड उसका स्क्वायर भी इसने निकाल के दे दिया। तो जो रिटर्न होती है वैल्यू वो टेक्निकली हमारे यहाँ पे आ जाती है। मैं इसको यहाँ पे ऐसा भी कर सकता, इंट रिटर्न वैल्यू इक्वल्स टू स्क्वायर एंड यहाँ पे ए। तो जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, एंड मैं यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता, एंड ये जो इंट है ये डिसाइड होता है इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी। इसकी अभी हम लोग का इंटीजर है तो इंटीजर आएगा, अगर स्ट्रिंग है तो यानी कि कैरेक्टर है तो कैर आ जाएगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से वो चीज़ डिफाइन हो गई। इसको अभी जाते हैं एक बार प्रिंट करके देखते हैं, 3 का ले लेते हैं, तो स्क्वायर तो आ गया 9, 3 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो हमारा ये चीज़ हो गई है। इसके अलावा आई डोंट थिंक मैं कुछ भूल रहा कोई चीज़। अच्छा, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, ये शायद मैंने बताया नहीं। सो एक हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे कि हम लोग ने चलो स्क्वायर का तो बना दिया, मेरे को अगर उसका पावर चाहिए, लाइक जो भी पावर हो, लेट सपोज मेरे को चाहिए कि 3 रेज टू 3 इस तरीके से चाहिए, या फिर 3 रेज टू 8 चाहिए, मेरे को इस तरीके से चीज़ें निकालनी है। तो मैं इसको निकाल सकता हूँ यूजिंग एक फंक्शन जो कि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो सबसे पहले उसको मेरे को अगर यूज़ करना है तो मैं इंक्लूड करूँगा math.h वाली फाइल को। तो ये जो फाइल है उसके अंदर वो फंक्शन बना हुआ है ऑलरेडी। मैं इंट अभी फ़िलहाल के लिए इस सब को हम लोग को नहीं चाहिए, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू, एक काम करते हैं इंट ए भी नहीं, एक सिर्फ प्रिंट एफ स्टेटमेंट रखते हैं, एंड यहाँ पे ले लेते हैं क्यूब ऑफ नंबर इस, क्यूब नहीं नंबर इस ले लेते हैं। यहाँ पे वो फंक्शन को मैं कॉल करूँगा POW करके फंक्शन है। सबसे पहला इसमें जो नंबर आएगा जो हमें, जिससे हम लोग का बेस वैल्यू है, जो नीचे वाले वैल्यू है, तो ये एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9। तो ये 9 टाइम्स 2/2 करेगा, ये करेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टाइम्स ये करेगा। तो अगर मेरे को इस तरीके से चीज़ें करनी है तो मैं इस तरीके से करूँगा, एंड इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट भी करता हूँ एंड एग्जीक्यूट करते, तो नंबर इज 0 आया। क्यों क्यों आया भाई 0, इसको थोड़ा थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, आई गेस ये पगला गया क्योंकि इंटीजर वैल्यू है हमारे पास इसलिए। और नंबर इज 0 वाई 2, Change it to float and see. नहीं इसका रिटर्न वैल्यू क्या आता है एक सेकंड, ओ रिटर्न वैल्यू डबल आ रहा है, देखो यहाँ पे ये हाँ. जो वैल्यू है डबल आ रहा है, तो इसको मेरे को इंट में कन्वर्ट करना होगा। तो अब इंट में कन्वर्ट करूँगा इस तरीके से, एंड अभी चला के देते हैं, आ गया। अब मैं 9 टाइम करूँगा, हाँ 512 आ गया। तो अगर इसको लाइक इसका जो रिटर्न वैल्यू अगर चेंज करना है तो सिंपली ब्रैकेट के अंदर जिसमें चेंज करना है वो डाल दो, अगर इंटीजर में करना है तो इंटीजर INT डाल दो, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इंट में। सो इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, मैं क्रोम ओपन करता एंड हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे 512 आया था, ये देख लो 512 ये रहा। तो हमारा ये भी चीज़ आ गई होगी समझ में। हाँ कोई डाउट यहाँ तक? No. ओके, तो अगर डाउट नहीं है तो मैं एक छोटा सा वर्क दूंगा तुम्हें, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करवाना है। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी हम लोग शायद कर चुके हैं ये, बट आई डोंट रिमेंबर कि किया है कि नहीं किया, बट ठीक है। सबसे पहला काम तो यही कर लो कि हम लोग यहाँ पे अभी जो टेबल प्रिंट करवा रहे थे
उसको एक अच्छे खूबसूरत वे में प्रिंट करवाओ, एकदम 2 × 2 × 1 = 2 इस तरीके से। तो सबसे पहले तो वो करवा लो, एंड उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट करवाना है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सबसे पहला होगा, लाइक अगर लेट सपोज मैं देता 163, 163 दिया, लाइक 163 ने मैं ले लेता 100, तो मैंने 100 नंबर दिया। तो इसका जो वैल्यू है 100 का, तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1/3 प्लस 0/3 प्लस 0/3, इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 100। अभी ये 3 जो है वो कितने डिजिट है, अगर ये 1000 होता तो ये हो जाता 4, तो इसका वैल्यू आना चाहिए ये। अगर ये इसका जो वैल्यू है वो आता है ये, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। एंड अगर नहीं आता है, सेम नहीं आता है आंसर, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, सिंपल। तो ये चेक करवाना है कि जो नंबर यूज़र ने दिया है क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, सिर्फ इतना चीज़ें दिखानी है। कर लेना, अभी इजी ही है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में यही चीज़ सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसमें मैं एक छोटा सा चीज़ बता दूँ तो लाइक थोड़ा सा आसानी होगी। तो पहले तो टेबल का कर लेना है, टेबल का इजी है। इसके बाद ये वाला जो टेबल का तो मैं किया है। हाँ ठीक है, भेज देना, स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को। तो ये चीज़ है, सबसे पहले तुम्हें ये जो नंबर है ये कितने डिजिट है वो चेक करने होंगे। यूज़र हो सकता है वो 5 डिजिट डाल दे, 6 डिजिट डाल दे, तो सबसे पहले वो चेक करना होगा। तो वो चेक कर सकते हो वाइल लूप से। तो लाइक कोई भी वाइल लूप या फॉर लूप जो भी तुम्हें लेना है वो, तो तुम सिंपली लाइक मैं वाइल लूप से बताता कैसे होगा। वाइल लूप यहाँ पे मैं डालता काउंट, और एंड काउंट डाल देते, एंड यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू है यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ एक इंट आई भी डालना होगा। सो मैंने ये डाल दिया है, एंड यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन 3। एक काम करते हैं, इसको नहीं, काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, सो मैंने ये कंडीशन डाल दी कि अगर काउंट 0 है तो वो रन होगा। तो मेरे को उसका उल्टा चाहिए कि काउंट 0 नहीं है तो रन हो ये। तो ये हम लोग का कोड हो गया। अभी काउंट वो कुछ भी डाल सकता है, काउंट नहीं, मेरे को एक यूज़र से वेरिएबल लेना होगा, एंड नंबर। सो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। अगर नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो तब तक ये चलेगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली काउंट प्लस प्लस कर दूंगा सबसे पहले। तो अगर नंबर 0 के इक्वल नहीं है तो प्लस प्लस होगा, एंड मैं कर दूंगा नंबर डिवाइड बाय इक्वल टू 10। अभी ये जो लाइन है ये क्या करता है मालूम है, ये लेट सपोज मैंने जो नंबर है वो दिया है 100, 100 है अनकॉमन लेते हैं, 124 ले लेते हैं। तो 124 लिया हुआ है, तो सबसे पहले ये प्लस प्लस कर देगा तो काउंट को वो बना देगा 1। मैं इसको 0 बाय डिफॉल्ट दे देता, इसको बना देगा 1। तो काउंट तो ठीक है। अभी ये क्या करेगा, नंबर जो है 124 डिवाइड बाय 10 करेगा। तो 124 डिवाइड बाय 10 जो होता है वो होता है 12.4। तो 12.4 कर दिया इसने, तो यहाँ पे एक ऐड होगा। फिर सेकेंड टाइम वापस आएगा तो वो इसको लाइक ऑफकोर्स ये हट जाएगा क्योंकि हम लोग इंटीजर कर रहे हैं, तो इसके आगे वाली वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली ही हट जाती है। तो इसके बाद आएगा वो 1.2 कर देगा, तो ये भी हट जाएगा। फिर उसके बाद आएगा लाइक सेकेंड तक हो गया है, तो सेकेंड के बाद थर्ड में आएगा तो ये बना देगा 0.1। तो इसने इसको भी हटा दिया तो 0 हो गया, तो ये सिंपली ये चला जाएगा। एंड इसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ, अरे यार प्रिंट एफ, इसमें मैं अभी प्रिंट करवा देता हूँ %d काउंट।
तो हमारा काउंट, अरे यार मैंने ये नहीं डाला। देख रहे हो 3, अगर मैं इसको लाइक 6 का कर दूँ अभी 5 5, ओके 5 है तो 5 का आ गया, तो ये 5, तो इस तरीके से मैंने काउंट निकाल दिया। अभी ये तो मैंने बता दिया कि काउंट कितना निकालना है। फिर अभी सिर्फ तुमको लाइक मल्टीप्लाई करना है, लाइक जो भी नंबर होगा उसको, तरीका लगभग लगभग सेम ही होगा। मैंने ये लॉजिक बता दिया, इसका बाद वाला जो लॉजिक होगा वो कुछ होगा इस तरीके से कि हम लोग को वो तो मिल गया। इसके बाद हम लोग पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, POW। तो उसका यूज़ करके हम लोग सबको ऐड करवाते जाओ। जैसे हम लोग ने काउंट वाला नंबर लिया, तो यहाँ पे काउंट वाला नंबर ले लो, एंड सॉरी इसको कंट्रोल स्लैश काउंट वाला नंबर ले लिया, इसको इनिशियली 0 रखो। एंड फिर जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, मालूम है हम लोग डिवाइड कर रहे थे और लाइक एक एक नंबर कम हो रहा था। तो इनिशियली जो भी हम लोग का लेट सपोज 124 लिया था, तो 124 जो था उसका लाइक इनिशियली जो वैल्यू जो आया था लाइक 0.4 शायद जो भी आया था, 12.4 एंड क्या था यार, लाइक सिंगल सिंगल हम लोग को लेना है। तो हम लोग इसको लाइक टुकड़ों में तोड़ देंगे, सबसे पहले 1 को करेंगे, फिर 2 का आएगा एंड 3 का आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट कर लेना, इजी ही है यार। लाइक अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कर ही रहे। इसके आगे का सर्च करो गूगल पे, लाइक गूगल पे मिल जाएगा इसका कोड शायद से, बट फिर भी ठीक है, एक बार ट्राई करना कि कैसे आता है। सो या आज का काफ़ी बड़ा हो गया सेशन, बट ठीक है, लाइक हम लोग ने काफ़ी चीज़ें सीख ली। तो ये 2 चीज़ है। एक और एक छोटी सी चीज़ जो लाइक मैंने अभी फ़िलहाल ही देखी है, ये स्टार का पैटर्न प्रिंट करना है तुम्हें। ये स्टार का पैटर्न प्रिंट होगा लूप से। कैसे होगा ये खुद डिसाइड कर लो कि कैसे होगा। ये चीज़, ये 3 चीज़ कर लो, बस इतना चीज़ अगर आ गया तो यार तुम सीख गए हो, इतना समझ लो। ऑल्दो ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, आर्मस्ट्रांग नंबर, वो नहीं जमेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये 2 चीज़ तो कर ही लेना, मल्टीप्लाई और ये स्टार को प्रिंट करने वाला। सो या आज के लिए काफ़ी हो गया एंड काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो बस करते हैं।